Thank you, Rajiv sir. Wonderful, absolutely wonderful. Right, and at the moment with us from the Aam Aadmi Party, our old friend Advocate Sandeep Katke साहब. संदीप काटके साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार अजय जी, नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार नमस्कार. संदीप काटके साहब, वंदे मातरम. आज मीटिंग खत्म हुई. वंदे मातरम. शरद पवार जी के घर में आज मीटिंग खत्म हुई इंडिया अलायंस की, और ये तय हुआ कि माइक्रो लेवल के ऊपर, स्टेट की लेवल के ऊपर लोग तय करेंगे आपस में बैठ करके कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे किस पार्टी का कैंडिडेट होगा वगैरह वगैरह, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. बड़े मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं आप लोग, लग रहा है ज़बरदस्त लग ऐसा रहा है जो इंडिया अलायंस है. आप चलना ही पड़ेगा जी. और ये आगे चल करके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा सर? हो सकता है वैसे, अगर हो भी जाए तो क्या है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट देखो, अगर आप गठबंधन की राजनीति करते हो तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, भले वो कोई भी किसी भी गठबंधन की बात करो. दुरुस्त बात. हाँ, तो बात ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कैसे करते हो जी. जैसे आपने देखा होगा कि एनडीए के जितने भी अलायंस पार्टनर थे सब एनडीए से दूर हो गए, क्योंकि उनके बीच में डर का माहौल जो है वो बीजेपी ने डाला था. हर एक स्टेट में स्टेट पार्टियां खत्म करने का एजेंडा जो है वो बीजेपी उनके अलायंस पार्टनर को साथ में लेकर उनको खत्म कर रही थी. तो इसके लिए उनके मन में डर का माहौल भी था. और आज भी अलायंस जो पार्टनर्स है वो सब मतलब मैक्सिमम पार्टनर जो है वो उनके घर तोड़े हुए हैं, और एक घर का सदस्य इंडिया गठबंधन में है और एक घर का सदस्य जो है वो एनडीए गठबंधन में है. तो इस प्रकार का गठबंधन पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है. तो इंडिया गठबंधन में तो सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं. तो इसलिए अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो वो सही तरीके से अच्छे से वो उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए. इसके लिए सबसे पहले इन सभी पार्टियों के सामने अगर कुछ है तो वो देश है, वो इंडिया है, वो भारत है. उसके बाद में सब पार्टियां अपना अपना जो स्वार्थ है, अपनी अपनी जो सीट शेयरिंग है वो देखेंगे. लेकिन सबसे पहले तो भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये इंडिया नाम का गठबंधन बना है. और ये पहल जो है सर, ये बताएं संदीप पाटके साहब, ये संदीप पाटके साहब, अभी आई एम वेरी फ्रैंकली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे द इंडिया अलायंस इज मूविंग. जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा नहीं है. जो भी अलायंस बनी है उसमें पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा हो. वेरी फ्रैंकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल. इट इज़ अ हाउ शैल आई से टेक्स्ट बुक केस ऑफ हाउ एन IIM ग्रेजुएट वुड प्रॉब्ली मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अ प्रोजेक्ट कि भाई अगर यहाँ पर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है. लेकिन सर ये बताएं मुझे कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में बीजेपी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है G20 विक्ट्री. सर वो क्या विक्ट्री है, जरा बताएं मुझे. मतलब हम वर्ल्ड कप जीते हैं, क्या जीते हैं? मतलब शायद आपको मालूम होगा, हमें मालूम नहीं. ये बीजेपी की ये स्टाइल ही है. बीजेपी का राजनीति का शुरू से जब से मोदी जी आए हैं तब से बीजेपी की जो नीतियां है, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे भी करके मीडिया के सामने पार्टी को कैसे फ्लरिश करे, कैसे परसेप्शन प्लांट करे, कैसे नरेशन क्रिएट करे, उसके बारे में होता है. अभी G20 से भारत में कितनी इन्वेस्टमेंट आई उसके बारे में वो बताएंगे नहीं, लेकिन G20 सक्सेसफुल था. मोदी विश्व गुरु है, भारत को इन्होंने अव्वल दर्जे पे पहुंचा. इस प्रकार का ब्रांडिंग जो है वो G20 के माध्यम से जनता के पैसे खर्च करके ये बीजेपी और मोदी जी करेंगे. तो इससे हासिल क्या हुआ है ये चीजें तो सामने आएगी नहीं और ये कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी पहले से नीति वैसी है कि कोई भी चीज को ताल ठोक के चिल्ला के बताओ. कोई भी झूठ रहेगा उसको इतना चिल्ला के बताओ कि सामने वाले आदमी को ऐसा लगे कि सच्ची है. तो इनका सेलिब्रेशन चालू है, लेकिन उसमें जो भारत देश को जो मिलना चाहिए ऐसी कोई भी चीज जो है मुझे नहीं लगता मिली है. लेकिन जहाँ तक G20 का सवाल है सर, G20 की वजह से मतलब क्या किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी? और जो सीड्स हैं, एक ज़माने में क्या होता था, किसान के खुद के पास सीड्स हुआ करते थे. आपको याद होगा, पता नहीं आपको, आप तो बहुत यंग हो, आपको ऐसे याद होगा 30 साल पहले ये कारगिल, और ये मैं कारगिल युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, कारगिल जो सीड कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ. इन सब लोगों के आने के पहले हमारे जो किसान थे उनके खुद के पास बीज हुआ करते थे. आज की तारीख में उस बेचारे को दुकान से खरीदने पड़ते हैं. क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी? क्या
हमारे जो किसान आज की तारीख में आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या करना कम बंद करेंगे। जो बिजली जिस प्रकार आम आदमी पार्टी पंजाब में 300 यूनिट और दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त में दे रही है, क्या बाकी देश में होगा? क्या लगता है आपको? बीजेपी की नीति जो है, बीजेपी की नीति हमेशा दोस्तवाद की रही है। बीजेपी ने हमेशा उनके दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। तो बीजेपी के राज में जनता को कुछ फायदा होने वाला है नहीं। जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं, जो बीजेपी को फंडिंग करते हैं, जो बीजेपी का पैसा घुमाते हैं, भले वो बीजेपी का पैसा कैश में मॉरिशस में घुमा के मॉरिशस से वो इंडिया में वापस यहाँ पे लाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए उन्होंने अदानी जैसी कंपनी बनाई है। तो इसमें से फायदा जो होगा वो बिजनेसमैन का होगा जो बीजेपी के साथ में है। जो बीजेपी के विरोध में है उनकी तो खटिया खड़ी हो रही है। जैसे आपने देखा कि काफी जैसे जीवी के जैसी कंपनी थी, उनके ऊपर ईडी लगा दी। एसीसी जो सीमेंट कंपनी थी उसके ऊपर इंक्वायरी लगा के वो एसीसी कंपनी अदानी को दिलाई। तो उनके जो मित्र है, उनके जो दोस्त है, उनका फायदा तो जाहिर तरीके से हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें किसानों का फायदा होगा और प्रदीप जी, आम जनता का फायदा होगा, कोई बिजली मिलेगी और कुछ ऐसा मिलेगा, ये बीजेपी राज में होना तो तय नहीं है। और प्रदीप जी ये आपके लिए जो अभी उन्होंने कहा ना, एसीसी भी आदरणीय सम्मानीय देश के सबसे बड़े जो आज की तारीख में होनहार और प्रतिभाशाली उद्योगपति हैं गौतम अडानी जी को दिलवा दी है। सर उसके चेयरमैन नानी पालकीवाला हुआ करते थे एसीसी के। जी बोलिए प्रदीप। तो G20 मोदी जी का कहना है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बोले कि मून मिशन है, चंद्रयान से जो भी डाटा मिलेगा ये संपूर्ण मैनकाइंड मानवता के लिए, पूरे अर्थ के मानवता के लिए, ये जो भी इस देश में भारत देश में होता है सब डाटा सबके लिए है। और आगे जाके जो यूनाइटेड नेशंस गीता गोपीनाथ बोल रहे कि India is going to be the third largest economy by 2027-2028। गीता गोपीनाथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अध्यक्ष ये कह रहा है कि इंडिया will be a $10 trillion economy by probably 28 or 29। तो ये सब जब इतना सब जगह से तारीफ हो रहा है, कागे साहब इंडिया का ये कहना है, गठबंधन का कहना है कि there is price rise, there is unemployment, एक थाली 64% एक्सपेंसिव हो गया है, 74% ऑफ पॉपुलेशन एक टाइम का न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये जबरदस्त डिस्पैरिटी है। एक तरफ एक पूरे देश दुनिया तारीफ और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का आलोचना। कैसे देखते हो संदीप काट के साथ? देखो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा डेफिनेशन क्या होता है, तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। भारत के जितने भी संसाधन है, भारत के जितने भी जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे, वो सभी रिसोर्सेस के ऊपर भारत के हर एक आदमी का, मतलब भारत के अंतिम आदमी का भी अधिकार है। लेकिन फिलहाल मोदी राज में जो चल रहा है, मोदी राज में अंतिम आदमी के हाथ में कुछ आ रहा नहीं है। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो तो हम अभी देश में पूरे वर्ल्ड में समझो 5 नंबर की इकोनॉमी है, हमारी 3 ट्रिलियन समथिंग कुछ इकोनॉमी है। लेकिन पहले नंबर पे अगर अमेरिका की बात करेंगे तो वो 25-26 ट्रिलियन इकोनॉमी है। चाइना की 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारे से आगे है, हमारे से बहुत छोटा देश है जर्मनी हमारे से आगे है, जापान हमारे से आगे है। तो इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है। तो 3 ट्रिलियन को 25 ट्रिलियन पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा। लेकिन ये जब हम यात्रा तय करेंगे तो इस यात्रा में सहयोग होना चाहिए भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत का जो अंतिम तबका है उसका। लेकिन फिलहाल भारत में जो राजनीति चल रही है, भारत में जैसे हमने देखा कि धर्म के ऊपर जो राजनीति चल रही है, धर्म जो है वो शोषण की यंत्रणा है। तो आपको धर्म के ऊपर राजनीति करनी है, आपको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हिंदुत्व की संकल्पना जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी, तो उसके हिसाब से आपको नहीं बनाना है। आपको आपकी संकल्पना अलग है। आपके राज्य में हिंदू खतरे में है। इसके पहले इतने सालों तक गैर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हिंदू कभी खतरे में नहीं था। लेकिन आज बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, महाराष्ट्र में सत्ता में है, फिर भी यहाँ पे हिंदू जन आक्रोश के मोर्चे निकलते हैं, यहाँ पे हिंदू खतरे में, इस प्रकार के नारे लगते हैं। तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट जो है मोदी जी, अमित शाह जी जो है वो देश को देना चाहते हैं। इकोनॉमिक G20 की बात करेंगे तो G20 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी आए थे, तो उन्होंने वियतनाम जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनको इंडिया में बात करनी थी, लेकिन मोदी जी की वजह से वो बात नहीं कर पाए,
तो वियतनाम में जाके उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट को ये सब चीजें पता चलती है, खड़गे साहब, बदनामी हो रही है, सम्मान बढ़ रहा है ये सब चीज। लेकिन कैसा है, बीजेपी जो है, बीजेपी चीजें ऐसी दिखाती है कि जैसे मोदी जी विश्व गुरु है, भारत इंडिया अभी पूरे विश्व का नेतृत्व करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो मोदी जी के भक्तों को और बीजेपी को दिखाई नहीं देती, वो हम जैसे लोगों को दिखाई देती है। खड़गे साहब, अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी कहा और सब जगह अमित शाह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक गठबंधन में रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, बिकॉज कांग्रेस का जो पॉलिसीज अभी अपनाया है, जैसे कर्नाटक में 5 वचन, मध्य प्रदेश में 11 वचन, राजस्थान में वही वचन कि हम ये देंगे, वो 200 यूनिट फ्री देंगे, फार्मर्स किसान को ये करेंगे, महिलाओं को एसटी में फ्री दे देंगे, पेंशन दे देंगे, मंथली पेंशन। तो ये सब आम आदमी का स्कीम है जो कट पेस्ट करके कांग्रेस ने डाला है। मगर इफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस आर द सेम थिंग, तो और कांग्रेस ही वही पॉलिसीज अपना रही है, तो व्हाई विल पीपल वोट फॉर आम आदमी पार्टी एंड हाउ कैन आम आदमी पार्टी मेक इनरोड्स जहां कांग्रेस है? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी को भी है कि अपने आइडियोलॉजी, अपने जो विजन है वो कोई और लेके कट पेस्ट करके और इलेक्शन जीत भी रहे। जैसे कर्नाटक में यही 5 वादे पर जीता है, कांग्रेस जीत पाया, and they could not sustain। जैसे एसटी का ट्रांसपोर्ट के लोग स्ट्राइक पे चले गए, जो ऑटो रिक्शा यूनियन स्ट्राइक पे चले गए, टैक्सी वाले स्ट्राइक पे चले गए। ये उत्तम एक उदाहरण है कि कॉपी पेस्ट किए पर वो चला नहीं पाए स्कीम। ट्रांसपोर्ट में बसेस के ओनर्स बोल रहे कि पूरे महिला बसेस में आ गए और हमको कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है। ऑटो रिक्शा वाले यूनियन का कहना है कि सब महिला बसेस में गए तो ऑटो रिक्शा में कोई नहीं आ रहा है। और सेम थिंग, तो ये कॉपी पेस्ट करके अमित शाह जी जैसे कह रहा है कि कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी कैन नॉट बी इन वन अलायंस। हाउ डू यू सी दैट खड़गे साहब? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है फिलहाल तो नेशनल लेवल पे है और वो मोदी जी के अगेंस्ट में है, मोदी जी की नीतियों के अगेंस्ट में है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अगेंस्ट में है। देश में जो सत्ता का राजकारण, सत्ता की राजनीति जो मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, इसके विरोध में है। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या काम कर रही है, पंजाब में क्या काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो शिक्षा के नाम पे वोट मांगती है, जो स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगती है, जो महिलाओं को दी गई सुविधाओं के ऊपर वोट मांगती है। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है जो 10 साल पहले आया था और 10 साल में उन्होंने जो काम करके दिखाया है। तो अभी जो बड़ी बड़ी पार्टी है जिन्होंने पिछले अनेक दशकों से पूरे भारत के ऊपर सत्ता की है, पूरे भारत के ऊपर राज किया है, उन सभी पार्टियों को आम आदमी पार्टी की नीतियां अच्छी लगती है और वो अगर उस नीतियों को अपनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनके पास जो दूसरे राज्य है जिसके ऊपर उनकी सत्ता है, तो सबसे पहले वो चीजें उधर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद में जो जहां पे इलेक्शन होने वाला है वहां पे आप ये सब आपके मैनिफेस्टो में डाल सकते हो, लेकिन जहां पे आपका राज ऑलरेडी है वहां पे ये सब चीजें पहले इंप्लीमेंट करो। वहां पे आप फ्री की बिजली दो, वहां पे अच्छे एजुकेशन संस्थाएं दे दो, वहां पे आप अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करो, तो उसके बाद में होने वाले इलेक्शन में आप प्रॉमिस करो, ऐसे मैं समझता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सत्ता है और दोनों राज्यों में ये सब चीजें हो रही है। यानी आप दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखेंगे, आप पूरे देश में पूरे देश का अगर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अगर आपको पूछेंगे तो मुझे लगता है काफी कम लोग होंगे जिनको पूरे भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पता रहेगा। महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर कौन है किसको पता नहीं, यूपी का एजुकेशन मिनिस्टर किसको पता नहीं। लेकिन अगर दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर अगर हम पूछेंगे तो पूरे भारत से आवाज आएगी, हाँ दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया था। तो ऐसे प्रकार का काम जो है मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के माध्यम से किया है, शिक्षा क्रांति की है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अभी बीजेपी ने किस तरीके से जेल में रखा है। कल ही मैं गया था नवाब मलिक साहब के घर पे, उनको भी मैं मिल के आया, उनके हालचाल पूछ के आया। तो जो नवाब मलिक जो थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, एनसीबी ने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ उन्होंने बोलना चालू किया, तो नवाब मलिक को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, नवाब मलिक को भी देशद्रोही बोल के उन्होंने अंदर डाला। तो इस प्रकार की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। तो मैं समझता हूँ आगे वाले समय में सभी लोगों को काटके साहब ये सब तो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आपको लगता नहीं कि आप लोग सब इंडिया अलायंस में हैं? और इंडिया अलायंस में रहने की वजह से आपको लगता नहीं है, ये मेरा सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है मेरा, पता नहीं ये ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा। सिद्धारमैया साहब को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को पूछने के लिए कि भैया ये बता दें कि मतलब आप ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हो यार, ये जो फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर विमेन जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करी है दिल्ली में और पंजाब में, और आप देखें पंजाब में कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की स्ट्राइक नहीं हुई, कोई ऑटो वालों की स्ट्राइक नहीं हुई, कोई टैक्सी वालों की स्ट्राइक नहीं हुई, दिल्ली में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आपको लगता नहीं कि उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई आकर के सिखा दो हमारे लोगों को कि किस तरीके से करना है? अभी गठबंधन में अरविंद जी क्लास देंगे सबको कि भारत में चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार नहीं, और कोई चारा नहीं है सर, और कोई चारा नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ओनली अरविंद कैन डू इट, नोबडी एल्स कैन डू इट, लेट्स बी वेरी क्लियर। सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है सर। हर एक्शन का कोई ना कोई बहुत नेगेटिव रिएक्शन भी होता है। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस सबसे पहली बार कांग्रेस को मालूम पड़ रहा है कि प्रॉमिस करना ठीक है, इंप्लीमेंट करना भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या जो सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? और आज की तारीख में ये मैं पहले भी बोल चुका हूं मेरे दर्शकों सबको याद होगा कि आज की तारीख में जिन लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट विमेन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था, यानी ऑटो रिक्शा वाले दिल्ली के, वो सबसे बड़े वोटर हैं आम आदमी पार्टी के, टोटल लॉयल वोटर्स। तो ये आप करिश्मा कैसे करते हैं सर, जरा कुछ समझाएं संदीप पाटके साहब। नहीं, ये करिश्मा है अरविंद जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। तो इसमें कैसा है, अरविंद जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में सब चीजें, मतलब मैंने पहले ही बताया कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी भारत के जितने भी रिसोर्सेस है हर एक आदमी को मिलने चाहिए, उस तरीके का ये मॉडल है। और अरविंद जी के जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें सभी घटकों को इसमें समाहित करके, सभी घटकों को इंक्लूड करके उन्होंने ये सभी चीजें इंप्लीमेंट की है। इसके लिए अगर आप देखोगे कि जैसे दिल्ली की आप बात कर रहे हो, दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल है उसमें प्राइवेट स्कूलों से लोग, बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों से निकल कर गवर्नमेंट के स्कूलों में आ रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल की बात करोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके इलाज कर रहे हैं। यूपी से लोग दिल्ली जाते हैं इलाज करने के लिए। और जहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हो, तो फ्री ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को, जो जरूरतमंद महिला है वो उसमें ट्रैवल कर रही है, लेकिन जिन महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना वो तो ऑटो से ट्रैवल करती है। इसके लिए इसका पूरा जो भार जो है वो ऑटो वाले के ऊपर भी नहीं आता है और राज्य सरकार के ऊपर भी नहीं आता है। खड़गे साहब, बीजेपी का एलिगेशन है घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म विरोधी है, तो क्या अपने आइडियोलॉजी को प्रीच करने के लिए किसी के धर्म को इतना करना है कि वो मलेरिया है, डेंगू है, कोविड है, उसको इरेडिकेट करना चाहिए? अगर कोई भी धर्म में कोई भी गलत चीज, अगर सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो उस चीज को हम लोग क्रिटिसाइज करके वी कैन अमेंडमेंट ला सकते हैं, सुधारीकरण कर सकते हैं, बट पूरे समाज, पूरे धर्म को इस तरफ करना कि इसको इरेडिकेट करना, तो क्या घमंडिया गठबंधन जैसे बीजेपी का कहना है सनातन धर्म विरोधी है खड़गे साहब? एंड व्हाट इज आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है इस एलिगेशन को? देखिए, सनातन धर्म की बात है, हिंदू धर्म है, तो ये अपना व्यक्तिगत है। रिलीजन जो है, हमेशा संविधान ने रिलीजन को एक पर्सनल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया है। तो इसके लिए रिलीजन के ऊपर, किसी के भावनाओं के ऊपर अगर आप ऐसी टिप्पणी करते हो तो ये गलत बात है। लेकिन जहां तक सनातन धर्म के अंदर की जो उसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी उस समय पे यही कहा था कि उच्च नीचता, इनइक्वालिटी, ये सब चीजें आई है तो ये धर्म से आई है, ये सनातन धर्म से आई है, हिंदू धर्म से आई है। तो उन्होंने खुद हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। अब तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आर्यन और द्रविडियन से हमेशा से ये वाद जो है वो हो रहा है। वहां पे भी पेरियार स्वामी ने भी काफी वहां पे जन आंदोलन की, क्रांति की। लेकिन आज के समय पे ये टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। लेकिन हर एक इंसान को अपने अपनी राजनीति करने का, सोशल रिफॉर्मेशन करने का, अपने अपने आइडियोलॉजी का एक अधिकार तो है। अगर आप समझो प्रकाश अंबेडकर जी की बात करते हो तो प्रकाश अंबेडकर जी जो है वो बाबा साहब के पोते हैं।
तो बाबा साहब ने भी हिंदू धर्म के ऊपर ही उस समय पे आक्रमण किया था। जी। अगर आप आठवले की बात करते हो तो जो हमेशा मतलब आरपीआई पार्टी जो है बाबा साहब ने सबसे पहले 1956 में जो स्थापन की थी, तो वो पार्टी जो है वो हिंदू धर्म के अंदर जो गलत नीतियां है उसका विरोध करने के लिए वो उन्होंने वो स्थापन की थी। लेकिन आज आठवले जो है वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी के साथ में है। तो अगर सनातन की बात की जाए सर सनातन की अगर बात की जाए तो सनातन के ऊपर तो हमला करने वाले आठवले जी भी तो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जी करते वो भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, तो उनको उन्होंने गवर्नमेंट में रखा है ना कि उनको सर। तो दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने भी तो विरोध किया है, आप पढ़ें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, उसमें सनातन धर्म के बारे में क्या क्या लिखा है देख लीजिए। और तो छोड़िए सिखों के बारे में क्या, हमारे सिख गुरु जो है गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, मैं तो वो भाषा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। और सिखों से तो बहुत पहले से डिमांड आ रही है कि आर्य समाज की किताब के ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि इतनी मतलब गालियों से कम नहीं है, सीधी साधी बात है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक के उदयनिधि, पूरा सवाल सुन रहे सर, जहाँ तक के उदयनिधि स्टालिन साहब का प्रश्न है वो वही बोल रहे हैं जो पेरियार साहब ने बोला इतने साल पहले। और पेरियार साहब का तो इतना बड़ा पुतला है चेन्नई में, आप देखें ना वो जो मेन फ्लाईओवर है वहाँ का, उसके बिल्कुल साथ में ही है। और उसके अनावरण के लिए इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे। जी बोलिए सर काट के साहब। हाँ, तो बात यही है कि पॉलिटिक्स का उपयोग मतलब राजनीति का उपयोग जो है वो धर्म के लिए होना चाहिए कि धर्म के अंदर जो नीति है उसके लिए होना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ये पैरामीटर जो है वो हर एक पार्टी ने अपने आप में तय करना चाहिए। बीजेपी हमेशा हिंदुत्ववाद की बात करती है। बीजेपी मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे बीजेपी के राज में इसके पहले इतने साल गैर बीजेपी का राज था, तभी कभी हिंदू खतरे में नहीं था, तभी कभी हिंदू जन आक्रोश यात्राएं निकली नहीं। लेकिन बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में है, हिंदू जन आक्रोश यात्रा निकलती है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है ये वही है कि कैसे भी एक नैरेटिव सेट करो, धर्म के ऊपर एक नैरेटिव सेट करो, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करके अपनी जो आस्था है उसका दुकान चलाओ। तो बीजेपी का मेन दुकान जो है वो धर्म के ऊपर ही चलता है। लेकिन उदयनिधि ने जो बात कही ये तो सोशल रिफॉर्म की बात है। ये पिछले दशकों से भारत में जितने भी सोशल रिफॉर्मर हो गए, महात्मा, जैसे हम महाराष्ट्र को फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते हैं, तो फुले शाहू अम्बेडकर जो थे इन्होंने खुद ने ये सब चीजों का विरोध किया है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर आप ये चीजों को अगर आप व्यक्तिगत तौर पे किसी के ऊपर थोपना चाहोगे तो वो गलत होगा। लेकिन अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में लेंगे, आप इसको पब्लिक डोमेन पे एक लार्जर इंटरेस्ट में लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ गलत है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से इसी चीजों को लोग लेंगे तो जो हिंदू धर्म को मानने वाला है, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा। लेकिन बीजेपी को मौका तो मिल गया ना सर, एक सब्जेक्ट तो मिल गया, इशू तो मिल गया एक बात करने के लिए। बीजेपी को सब्जेक्ट मिले ना मिले, बीजेपी सब्जेक्ट के ऊपर पूरे राजनीति को घुमाने का उनके पास एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ यंत्रणा है ना? उनके पास उनकी गोदी मीडिया है, उनके पास उनके खुद के ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स है जिसके ऊपर वो लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें भरते, ऐसे जहर भरते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। मैं कुछ लोगों के साथ में जब बात करता हूँ तो उनको उनके मुंह से ऐसे निकलता है कि भाई बीजेपी नहीं रहेगी तो हमको ये सब हमको दूसरे धर्म के लोग मार डालेंगे। तो मैंने कहा भैया इतने साल तो गैर बीजेपी का राज था, तभी आपके बाल को भी किसी ने धक्का लगाया, तो आज आपको ऐसे क्यों लग रहा है? तो ये जो नरेशन, ये जो क्रिएट करने का काम जो है ये बीजेपी खुद करती है। और बीजेपी खुद जो है वो लोगों को डराती है और वो जो डरे हुए लोग हैं उनको ये बताती है कि आपका प्रोटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। और इस प्रकार के नफरत की राजनीति जो है बीजेपी करती है। खाटके साहब, I just want to tell, जहां कांग्रेस इंडी अलायंस इंडिया मोदी जी के हर पॉलिसी का विरोध करते हैं, बोले कि इज एब्सोल्यूट फेलियर है, 9 साल बेमिसाल कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। मनमोहन सिंह ने प्रेज किया, मनमोहन सिंह कह कि मिस्टर मोदीज रशिया यूक्रेन पॉलिसी इज फैंटास्टिक, that is I appreciate it. Manmohan Singh, former prime minister. Omar Abdullah, he says there is peace and security, जो business है उसमें एक स्थिरता आ गया है, they don't fear the terrorism as earlier होता। तो उमर अब्दुल्ला ने भी तारीफ किया मोदी जी का कि जो भी किया है, but there is security among the business community in Kashmir, tourism has increased, that he says। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर मिश्रा, ही इज ओपनली
saying that I am ready to tour the entire Ladakh with anybody, not an inch, एक इंच चाइना पोजीशन बनी है, चाइनीज पोजीशन बनी है। तो इस चीज को कैसे देखते हो कि लोग आपका मोदी साहब का तारीफ कर रहे हैं, बट कांग्रेस एंड द कांग्रेस लेड अलायंस refuses to accept that Mr. Modi has not done anything. How do you see that, Karke sir? देखिए, बीजेपी जो है हर चीज में राजनीति करती है। जैसे आपने कश्मीर का इशू अभी उठाया, कश्मीर का इशू के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ 18 से 22 तारीख को जो अभी जो पार्लियामेंट्री सेशन लगेगा, तो उसमें अगर कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का या कश्मीर को अगर एक स्टेट का दर्जा मिलेगा तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर के ऊपर पूरे भारत के लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं और बीजेपी का काम है इमोशंस के साथ में खेलना। और जहां तक बात है चाइना इन्वेजन की, चाइना ने जो लद्दाख के कुछ भाग के ऊपर कब्जा किया था, या भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रदेश के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा जो मतलब जो इंक्रोचमेंट किया था, तो मैं समझता हूँ कि उस मामले में जहां पे देश की सिक्योरिटी है, तो देश के सोल्जर जो है वो हमारे काफी स्ट्रांग है और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। और इसमें हम मोदी जी को अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि देश के ऊपर अगर कोई चीज का आक्रमण होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी पंतप्रधान की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो इसमें बहुत बड़ा काम, बहुत अलग काम मोदी जी कर रहे हैं। ये ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व है देश की तरफ। देश के 140 करोड़ लोगों ने आपको नेता बनाकर चुनकर भारत का पंतप्रधान बनाया है, तो आपका ये काम है कि आप देश की सुरक्षा को नियंत्रित रखें, देश के ऊपर कोई प्रकार के आंच नहीं आए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें होती है तो इसमें पंतप्रधान मोदी जी को ठीक है, अगर अच्छी बात है तो इसमें क्रिटिसाइज करने का कोई मौका तो बनता नहीं। Sandeep Patke Saab, thank you so much for joining us, and we are very happy at the fact that Mr. Arvind Kejriwal is continuing on the philosophy that he says he has imbibed from Gandhi ji and from Pandit Nehru। उन्होंने खुद बोला है, खुद क्रेडिट किया है उन्होंने, एक बार नहीं ना जाने कितनी मर्तबा अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जो पंडित नेहरू का विजन था इस देश के लिए ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, वो शायद आज आम आदमी पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है दिल्ली में और पंजाब में, इसलिए शायद बहुत लोग उनको वोट दे रहे हैं, और गुजरात में भी इसलिए आपने 13.5% वोट लिए हैं। संदीप पाटके साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Right, and at the moment with us from the Congress party, and we'll